बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, रिसेंटली हमने सियासत में दो बहरान देखे और वो बहरान एक बहरान का तसलसल था, लेकिन दो मुख्तलिफ जगह पर ऐसा लगा कि हमारे सियासतदान आइन की बालादस्ती का नारा लगाते हैं, आइन को तकद्दुस, उसके तकद्दुस की पामाली के ऊपर एहतजाज करते हैं, आइन के हवाले से और उसकी सरबुलंदी के हवाले से उसका प्रचार करते हैं। लेकिन जब बात आती है ख़ुद आइन की इज़्ज़त करने की, तो शायद वो इज़्ज़त जो है वो किसी दूर दराज इलाके के अंदर छोड़ कर आते हैं। दे ब्रश इट अंडर द रग। और सूरत हाल पर हम ये देखते हैं कि आइन को अपने मकासद के लिए मोल्ड करना या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को अपने मकासद के लिए मोल्ड करना कितना आसानी से किया जाता है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। माजी में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, आइन के हवाले से कितनी ही दफ़ा मामलात को बिगड़ते हुए देखा, कितनी ही दफ़ा सियासत के अखाड़े के अंदर आइन से खिलवाड़ होते हुए देखा। अब रीसेंट हिस्ट्री में मैं बिल्कुल आपको इसी साल के शुरू से लेकर अब तक की सूरत हाल के बारे में अगर सामने रखूँ तो 3 अप्रैल 2022 3 अप्रैल 2022 को डिप्टी स्पीकर उस टाइम के नेशनल असेंबली के कासिम सूरी साहब ने आर्टिकल 5 को अपनी तरफ से इन्वोक करते हुए जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था उसकी सेशन को कैंसिल कर दिया था। उन्होंने अपनी रूलिंग दे दी थी और उस रूलिंग के अंदर जब मैं मौजूद थी तो मैंने वहाँ उस टाइम की ऑपोजिशन और अब के इत्तेहादियों को हक्का बक्का देखा। बहुत देर तक तो उस टाइम के ऑपोजिशन और अब के इत्तेहादियों को ये समझ ना आई कि अब किया क्या जाए, अब अगला कदम क्या होना चाहिए। बड़ी देर तक नेशनल असेंबली के जो फ्लोर था उस पर बैठे रहे सारे के सारे, यानी वहाँ कुर्सियाँ थी उसके ऊपर बैठे रहे। अब रिसेंटली 22 जुलाई 2022 को दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान के वोट के देने के जो हक है उसको रद्द कर दिया, यानी उनके वोट को काउंट नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर परवेज़ इलाही साहब की बजाय हमजा शहबाज शरीफ साहब एक बार फिर चीफ मिनिस्टर बने। इससे पहले भी बहुत सारे नज़रिया ज़रूरत के मामलात और मौके हम देखते रहे। क्या पाकिस्तान के अंदर कानून इसलिए बनाया जाता है कि उसको अपने घर की मांदी बना लिया जाए और जिस तरीके से तरोड़ मड़ोड़ के पेश करने की कोशिश की जाए वो की जाए, या वाकई में जेन्युइनली इंटरप्रिटेशन का मसला है? इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। हैदर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज़ ऑब्वियसली एन एंकर बट अच्छे एक पाए के कानूनदान भी हैं। बहुत शुक्रिया हैदर, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एंड डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू इन द शो एज वेल। सलमान आबिद साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सियासत के ऊपर, पंजाब से उनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले हैदर आपकी तरफ ही आऊँगी। कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती, हम हमेशा सुनते हैं कि जी कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलें, कोई भी आइन से मावरा काम नहीं होना चाहिए, आर्टिकल 6 को इन्वोक करने के कार्रवाइयाँ भी अब तो हम लोगों ने देख ली। बट जब दिल करता है कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी शिक को उठाकर तरोड़ मड़ोड़ के अपनी मर्जी के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, या सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स आती हैं, जजमेंट्स आती हैं, उसको भी अपनी मर्जी से तरोड़ मड़ोड़ के इस्तेमाल किया जाता है। कानून की इंटरप्रिटेशन का मसला है या नीयत का मसला है? देखिए, हमने पिछले कुछ सालों से देखा है और मैं मेरे ख्याल से इस फेज को ट्रेस बैक करूंगा इमरान खान साहब के धरनों से, कि जो महाजा राई और इंटॉलरेंस जो है वो सियासत का हिस्सा बन गई है। खान साहब के धरनों के बाद फिर मियाँ साहब जो है उनको जाना पड़ा, फिर जो है वो जेल गए, फिर मुकदमात वगैरह, खान साहब पावर में आते हैं, धांधली के इल्ज़ाम एक दफ़ा फिर लगते हैं। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि आप अब रिसेंटली जो है वो खान साहब जो है उनको हटाया जाता है और उसके बाद ये हम देख रहे हैं कि इस तरह की महाजराई चल रही है, जिसमें ये एक बात वाज़े हो गई है कि ये सियासतदान आपस में अपने मसाइल हल नहीं कर सकते। हर चीज़ कोर्ट्स जा रही है, इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे खटखटाए जाते हैं। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि अब हम उस नहज पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें दो मामलात हैं उनको तय करना पड़ेगा। एक तो इलेक्शन जो है वो कब होंगे, चीफ अवामी स्टाफ की अपॉइंटमेंट और दीगर ऐसे मामलात, अगर तो उनकी वजह से ये महाजराई मजीद चलती है तो उस पर कोई कंसेंसस हो, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई हल्का हाथ रख के दोनों फरीकैन को करीब ला के कोई ना कोई
फैसला इन मामलात पे वैसे करा दे मुज़ाकरात के जरिए, वरना फिर ये महाजराई जो है मुझे खत्म होती नहीं नजर आ रही। राइट। तो लेकिन ये लेकिन अब लेकिन मुझे ये बताइएगा, ये माय क्वेश्चन रिमेन्स, क्या मसला इंटरप्रिटेशन का है? क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इबाहम है? जो एक तो हम लोगों को आर्टिकल 69 की भी जो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन थी वो चाहिए थी, या फिर मसला नीयत के अंदर है, कोई फितूर है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जिस मर्जी तरीके से तरोड़ मरोड़ लिया जाए? देखिए, हालांकि हमने ओथ तो कुछ और ली होती है, लेकिन ये आम यहाँ पे है कि सियासतदान अपनी मर्जी से जो है वो आइन की इंटरप्रिटेशन करते फिरते हैं। लेकिन यहाँ पे अब हम अगर आइन में नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जरूर इस हद तक है कि यहाँ लगता है कि मामला आइन की तशरीह से ज्यादा हमारी जजमेंट की अंडरस्टैंडिंग का है, जिस जजमेंट के थ्रू हमने तशरीह की है। राइट। जैन साहब, ये एक पर्टिकुलर केस तो हमारे सामने है, बल्कि दो पर्टिकुलर केस हो गए। एक दोस्त मोहम्मद मजारी साहब की रूलिंग, एक कासिम सूरी साहब की रूलिंग। वो अब एक तरह से कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन किस तरह से ज़्यादा तरोड़ मरोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन कर सकता है। लेकिन ऑन अ जनरल पॉइंट या जनरली अगर इसको देखा जाए तो हमारे यहाँ आइन को क्या कागज़ का टुकड़ा समझा जाता रहा? कभी इमरजेंसी लगा दें तो कभी मामलात को इस तरीके से इंटरप्रिटेशन की तरफ ले जाएं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ले जाएं कि इंटरप्रिटेशन ऐसी आए कि उसको अपने तरीके से तोड़ा मरोड़ा जा सके। क्या कोई रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी दावे किए जाते हैं वो आपको नजर आती है? मेरे नज़दीक ये सारा जो मसला है ये नीयत का है। बिकॉज इंटरप्रिटेशन हम अपनी मर्जी से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सूट करने के लिए करते हैं। जब भी किसी सोसाइटी की क्वालिटी को मैं गेज करता हूं तो आई डू इट ऑन 2 पैरामीटर्स। नंबर 1 ये है कि किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए उस सोसाइटी को रन करने के लिए, और नंबर 2 ये है कि उसके परसूट्स क्या है। अगर हम यूके की एग्जांपल लें जो एक एक्सट्रीम पे है, जहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, लेकिन हर कोई इतना सेल्फ कॉन्शियस है और सेल्फ रिस्पॉन्सिबल है कि कन्वेंशन के ऊपर बेस करते हुए सोसाइटी परफेक्टली चल रही है। हमारे यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वेल एलेबोरेटेड है, लेकिन चूंकि हमारी नीयतें नहीं है कि हम ठीक काम करें, हम उसकी इंटरप्रिटेशन मर्जी के मुताबिक करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये मोस्ट सेक्रेड डॉक्यूमेंट ऑफ द लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, कॉन्स्टिट्यूशन को हम इज्जत नहीं देते, तो हम एक कॉमन मैन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेगा। ये इसी तरीके है कि इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में कोई कहे कि मैं कुरान को तो नहीं मानता, लेकिन फिका और मौलवियों के जो फतवे हैं उनको मैं मनवान मानूंगा, ये मुमकिन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो मोस्ट सेक्रेड डॉक्यूमेंट है, उसको एवरी नाउ एंड देन हम उसको उठा के विंडो से बाहर फेंक देते हैं, उसकी गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं टू सूट आवर ओन नीड्स, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कॉमन मैन। जैनल साहब, अब हम लोगों को ये नारा लगाना पड़ेगा, वोट को इज्जत दो को छोड़ के कॉन्स्टिट्यूशन को इज्जत दो। ऑफ कोर्स देखें हर चीज। लेकिन आपको पता है नारों के बाद पाकिस्तान में कुछ मिलता नहीं है जैनल साहब, तो इधर भी लगता है मिलना कुछ नहीं है। तो सियासत दो सोफों के ऊपर बैठ के तब्दील हो सकती है। इधर हमने कि जब तक रूल्स को अगर आपने फॉलो करना है सोसाइटी में, तो सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन को मानना पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशन को इज्जत देनी पड़ेगी। सही, ये हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी है और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। सही। अच्छा सलमान आबिद साहब, हम कॉन्स्टिट्यूशन करते रहते हैं। अब हम लोग अपने प्रोग्राम के थ्रू नया नारा भी दे रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को इज्जत दो, लेकिन इस नारे को कौन परसीव करेगा? जिन्होंने जिस पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन बना वहां से पामाली हो रही है, तो बाकी तो अल्लाह ही हाफिज है। देखिए, अगर ये मुल्क आइन पर और कानून पे चल रहा होता तो इस वक्त जो सियासी तमाशा हम देख रहे हैं मुल्क में, ये तो ना होता। बुनियादी मसला ये है कि हमारे यहाँ जो रूलिंग एलीट है उन्होंने अपनी अपनी मर्जी का आइन और अपनी अपनी मर्जी के कानून के मुताबिक मुल्क को चलाने का फैसला किया हुआ है। यही वजह है कि हम ये सारा इंतशार जो है वो देख रहे हैं। हमारी सियासी क़यादतें जो काम सियासत के मैदान में करने चाहिए, पार्लियामेंट में करने चाहिए, हम वो काम पार्लियामेंट में करने की बजाय अदालतों का सहारा लेते हैं और अदालतों के कंधों पे बंदूक रख के अपनी मर्जी के फैसले चाहते हैं। यही तो वो रवैया है, वजह है कि बार बार हमें पार्लियामेंट से फैसले होने की बजाय अदालतों के जरिए जाना पड़ता है। अब ये मामला जो पार्लियामेंट में सूबाई असेंबली में तय होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। इससे पहले भी लाहौर हाई कोर्ट पहुंचा, फिर अदालतों में चला गया। तो ये सवाल तो वही है ना कि हमारे सियासतदान चाहते क्या है। ये खुद अपने इदारे को अपने ही हाथों से कमजोर करना चाहते हैं और जो फैसले जहां करने चाहिए वहां करने की बजाय अदालतों के जरिए फैसले चाहते हैं।
और फिर उस पर दबाव भी डालते हैं। तो हम अपनी अपनी मर्जी के फैसले चाहते हैं। तो यहाँ आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जब आप कहते हैं कानून साजी पर, वो सब चीजें वहां चलती हैं जहां डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हो, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हो। हम तो अपने अपने मर्जी के मुताबिक इन चीजों को चलाते हैं, और इदारों के अंदर भी फिर हमने देखा है डिवीजन मौजूद है, पोलिटिसाइजेशन वहां पर भी नजर आती है। अब मिसाल के तौर पे यही राणा सनाउल्लाह का सवाल उठाना कि सिर्फ तीन ही सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों केस सुनते हैं और कोई क्यों नहीं सुनता। तो वो जो डिवीजन हमने पैदा की हुई है वो हम पैदा कर रहे हैं, और वो सवाल जो है वो रहेगा पाकिस्तान के अंदर। और वो जो आपने कहा कि फैसले हम उसी का एहतराम करते हैं जो फैसले हमारे हक में आते हैं, और जो फैसले हमारे खिलाफ होते हैं तो हम उसको चमक का मसला कर देते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ जोड़ देते हैं। तो ये तो एक पॉलिटिकल एटीट्यूड है पाकिस्तान की सियासी क़यादतों का, जिन्होंने अपने माजी के तजुर्बात से कुछ सीखा नहीं है। और ये जो खास तौर पे हम पसे पर्दा कुव्वतों की तरफ देखकर अपने फैसले करते हैं। ठीक, सलमान सर, आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। अब डिस्कशन इस तरफ लेकर जाएंगे कि अगर हम लोगों ने डेमोक्रेटिक और पॉलिटिकल मैच्योरिटी की तरफ जाना है तो हमें क्या इक़दाम उठाने होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती से बात करने से आगे कब हम बढ़ेंगे, और किस तरीके से अपने मुल्क को उस डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल मैच्योरिटी की सिमत में लेकर चलें जो कि अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। आफ्टर ब्रेक वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, बड़ी लंबी हिस्ट्री है। कभी सुप्रीम कोर्ट फैसले गड़बड़ कर देती है, उसके बाद माफ़ी मांगती है, उसके बाद कभी नज़रिया ज़रूरत आ जाता है, कभी हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी मर्ज़ी से उसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर धावा बोल दिया जाता है, कभी मार्शल लॉ लग जाता है, कभी इमरजेंसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल टका टोकरी कर दिया जाता है या ख़राब कर दिया जाता है। लेकिन इस सारे को रोकना भी तो है, इसको डिटर भी तो करना है। हैदर, कैसे रोका जा सकता है इस सारे सिचुएशन को जो कि पाकिस्तान को एक स्टैंड स्टिल पर लेकर आती रही है 75 सालों के अंदर? कैसे हम इंश्योर करें कि वी कैन डिटर इट, एंड हाउ डू वी डील विद इट? By you deal with it by punishing people that do it. There is no other way. By setting an example, by deterring people, scaring people from doing it, by punishing them, by giving them pain. तो जब लोग आइन तोड़ते हैं और आप उन्हें कुछ नहीं करते और वो उनकी सियासत जो है परवान चढ़ती रहती है, तो जाहिर है कि फिर वो मजीद आइन तोड़ेंगे। तो जब आइन तोड़ने का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा बल्कि फायदा हो जाएगा, तो कौन आइन नहीं तोड़ेगा फिर? तो इस एक तो ये कि कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए, ना सिर्फ लीगल बल्कि पॉलिटिकल। इतना शऊर हम में भी फिर होना चाहिए कि अगर कोई आइन तोड़ता है तो उसको हम बैलेट पे उसको तोड़ें। तो ये सियासी शऊर और लीगल अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों होनी चाहिए। और ये जब तक नहीं होंगी तो यही सिलसिला इसी तरह चलेगा। हर चीज मफाहमत के बाद कहीं ना कहीं सेटल हो जाती है और कोई कभी पनिश नहीं होता। पहले ये सूरी साहब ने आइन के साथ खिलवाड़ किया, आइन के साथ की बेहुरमती की, मैं तो कहता हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई कुछ नहीं हुई। उसके पीछे जो लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई कुछ नहीं हुई। और ये सिलसिला तो बहुत पुराने 50s से है ये, लेकिन कहीं ना कहीं तो इसको टूटना पड़ेगा और उसके लिए किसी को तोड़ना पड़ेगा। तो ये जो है, मैं आई मीन बैक ब्रेकिंग तोड़ना पड़ेगा। तो मैं जुगाड़ वाले तोड़ने की नहीं बात कर रहा। तो एक तो इसका जवाब ये कि जब तक पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, जब तक लीगल अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी आइन तोड़ने की, तो आइन टूटता रहेगा। जब तक हमें ये एहसास, अनफॉर्चुनेटली ये पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं ये भी पार्लियामेंट के हाथ के अंदर है, और पार्लियामेंट वाले ही इन पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए तरीके निकाल लेते हैं। तो फिर आर वी स्टक बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी? Look, the problem is that यहाँ पे एक टॉलरेंस और एक्सेप्टेबिलिटी है कि ताकत का सरचश्मा जो है वो ड्राइंग रूम के अंदर होता है, वो ताकत का सरचश्मा आवाम नहीं है। तो जिस दिन ताकत का सरचश्मा आवाम हो गया और हमें ये बेदारी हुई कि जब आइन टूटता है, आइन हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जब आइन नहीं फॉलो होता तो इसका मतलब है, या वोट रोंदा जाता है, तो इसका मतलब ये है कि जिसको हम वोट देना चाहते हैं वो हमारे फैसले या हमारे क्रिएटेड कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों पे नहीं बैठता। तो लिहाजा अजम्पशन ये होनी चाहिए कि हमारे फिर यूं हल नहीं होंगे मसले। इसीलिए ओनरशिप कोई अपने इदारों की लेता है, अपने वोट की लेता है कि भाई ये मेरा मसला है। ये कोई ड्राइंग रूम में बैठे हुए शतरंज की गेम नहीं हो रही, ये इमरान खान और नवाज शरीफ की जंग नहीं है, ये मेरी जंग है।
तो जिस दिन हम इसको अपनी जंग समझेंगे, जब हमें समझ आएगी कि ये एक्चुअली खिलवाड़ हमारे साथ हो रहा है, आईन एक किताब या कागज नहीं है, ये हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारा तहफ़्फ़ुज़ है, ये हमारे हुकूक हैं, ये हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, ये हमारा माशरा है, ये हमारी मईशत है। ये सारी चीज़ों की जब तक बेदारी नहीं होगी, तो जब तक हम इसके तहफ़्फ़ुज़ में, इदारों के तहफ़्फ़ुज़ में, कानून के तहफ़्फ़ुज़ में खड़े नहीं होंगे। और वो ज़ाहिर है कि बेदारी और अवेयरनेस जो है, उसका सिलसिला ज़ाहिर है स्लो होता है। लेकिन वहाँ पे लीडर्स को और सोसाइटी के लीडर्स को, सबको, आपको, एंकर्स को, हर एक का रोल है इसमें कोई एक हम मसीहे का इंतजार नहीं कर सकते, ये हमारा मसला है। राइट अच्छा जैल साहब, अब फिर ये जो अभी हैदर ने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर सबका किरदार है, और अल्टीमेटली किरदार तो एक इंसान से, वो फ़र्द से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद ख़ानदान पे जाता है, फिर उसके बाद मोहल्ले पे जाता है, फिर शहर पे जाता है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली पूरे मुल्क की तरफ बढ़ता है। बट यहाँ कुछ इदारे बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इस्टेब्लिशमेंट, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा और हमारे सामने भी रहा मार्शल लॉज की फॉर्म के अंदर कि सियासत के अंदर मुदाखलत होती रही, अदालतें जो कि अक्सर औकात सियासी फैसले करती रही, जिनके ऊपर बाद में माफ़ी भी मांगनी पड़ती रही, पार्लियामेंट जो कि आज भी कॉन्स्टिट्यूशन को पिंग पोंग बॉल समझे हुए है। क्या हमारे यहाँ इदारे तैयार हैं? वो जो अब अवाम से आवाज़ आना शुरू हो गई है कि जी कानून की बालादस्ती किधर है, कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती किधर है, कोई रोटी चोरी करने वाले को तो जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन जो आइन को तरोड़ मरोड़ देता है उसका कुछ नहीं किया जाता। तो ये इदारे क्या तैयार हैं इस सिमत में जाने को? देखिए, एक तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सोसाइटीज़ जो है वो ड्राइव होती हैं 3 चीज़ों से। ह्यूमन एक्शन जो भी हैं उसको डिटर करने के लिए 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक इंसान जो है वो गलत काम करने से रुक सकता है। एक है शेम, एक है गिल्ट और एक है फियर ऑफ लॉ। अगर ये तीनों चीज़ें सोसाइटी में नहीं होंगी तो चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो मिलिट्री मैन है, चाहे जो भी है, और कॉमन मैन है, वो गलत काम करने से हिचकिचाएगा नहीं। अभी हमने ये जिक्र किया कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो सफिशिएंट मैच्योरिटी नहीं डिस्प्ले कर रहे, जो बाकी दे, या वो सुप्रीम कोर्ट पर राय कर रहे हैं कि वो हमारा कोई मसला हल कर दे, या वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं कि वो आके हमारे को मसले हल कर दें। अब सिर्फ ये देखें कि जो हालात इस वक्त मुल्क के बने हुए हैं, कि मुल्क जो है वो बहुत सीरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस में है, और उसमें सबसे बड़ी है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। हम सब जो है ना वो परेशान हैं, हम वरिड हैं कि मुल्क का क्या बनेगा ऑन द फाइनेंशियल ग्राउंड। लेकिन जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी जो उनकी पिकुलर गेम्स हैं उसमें मसरूफ हैं। इस सिचुएशन में अगर अदारे रियलाइज नहीं करते कि दे हैव टू, या तो वो कोई इनके दरमियान में कोई तस्फिया करवाएं या वो किसी तरीके से इशू को रिजॉल्व करें, लेकिन इस तरीके से चीज़ें नहीं चल सकती और अल्टीमेटली मुल्क का नुकसान हो रहा है। तो हमारे इदारे जो है, सुप्रीम कोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट डिजायरेबल नहीं है। हर कोई कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जो हालात हैं इसमें आप खुद फैसला कर सकती हैं कि क्या किसी को इस पे स्टेप इन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए जन साहब, आप बताएं ना। नहीं, मैं तो कहूंगी कि स्टेप इन होने की किसी को जरूरत नहीं है। मेरा जवाब तो ये होगा। मैं देखिए एक और चीज जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे पॉलिटिशियंस क्यों दे आर नॉट राइजिंग टू द ओकेजन। एक तो यह है कि उनको रियलाइजेशन नहीं है और दूसरी उनकी एजुकेशन नहीं है। तो जनरल मुशर्रफ ने एक इनिशिएटिव लिया था नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप का, NDU में वो चलती है। बहुत छोटे लेवल, बहुत स्मॉल नंबर में लोग वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे एक PTI एमएनए ने मेरे से सवाल कर लिया कि कौन इन चीजों को ठीक करेगा। उस वक्त PTI गवर्नमेंट थी, तो मैंने कहा आप ठीक करेंगे, अब मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं कि मैं ठीक करूंगा। तो इन्होंने, अगर तो ये सफिशिएंटली मैच्योर बिहेव करते हैं और मुल्क को मजीद खतरे में नहीं डालते हैं, किसी को स्टेप इन करने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जनरल साहब, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। हर कोई एक दूसरे की तरफ देखता रहता है, आप सही करें, आप सही करें, सही किसने करना है, अल्टीमेटली वो पता नहीं चल रहा। अभी सलमान आबिद साहब, एक बात तो ऑब्वियस है, ये बात जो अभी जनरल साहब ने बोली है, ये आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट माई सेल्फ, कि जाकर इस्टेब्लिशमेंट के सामने हर सियासी जमात, मैंने विटनेस किया हुआ है कि हर सियासी जमात आपसे पूछती है इस्टेब्लिशमेंट से जाके कि जी कैसे हल हो गए मामला, कौन हल करेगा मामला। इंटरेस्टिंगली हल पार्लियामेंट से होना है, और पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट इज़ अ प्लेस जहाँ सारी के सारी 20-22 करोड़ की आबादी की रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन ट्रांसलेट नहीं हो रही इन ट्रू फॉर्म्स। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है
या हिपोक्रेसी है? लेकिन अनिका, बुनियादी बात यह है कि जब आप पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करती हैं तो पार्लिमानी बालादस्ती वहां होती है जहां आपके यहाँ डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल हो और आपकी पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर यकीन रखती हो और उनका अपना मैकेनिज्म जो है वो जमहूरी बुनियादों पे चल रहा हो। अभी आपने कहा ना कि लोग एस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाते हैं तो वो जाके ये नहीं पूछते कि जनाब इस मसले का हल कैसे होगा, वो ये पूछते हैं कि आप हमारी हमायत को जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे, और हम आपके लिए बेहतर फर्माबरदारी का रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं हमारे दूसरे सियासी मुखालिफ के मुकाबले में। यानी जात इंपॉर्टेंट होती है ना, अपनी सियासी जमात इंपॉर्टेंट होती है ना, अपना इक़्तिदार इंपॉर्टेंट होता है। सवाल ये है कि इस वक्त एक नया फ्रेमवर्क चाहिए पाकिस्तान को, एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में, एक लीगल कॉन्टेक्स्ट में। उसके लिए कितनी पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो उस पर हम जोर दे रहे हैं और कितना हम डिबेट को जनरेट करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि इलेक्शन कराने से मसले हल हो जाएंगे, इलेक्शन कराना, अभी इलेक्शन हो जाए तो मसले तो हल नहीं होंगे। ये जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हमारे, वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे ना। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कौन सा डेमोक्रेटिक तरीके से चीजों को लेके चलती हैं। तो मेरा मसला ये है कि अब हमें जो बात अभी हैदर साहब भी कर रहे थे और जनरल साहब भी कर रहे हैं, सवाल ये है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, कौन इनको बिठाएगा और कैसे बैठेंगे, और खुद इस्टेब्लिशमेंट भी कितना अपने आप को अकाउंटेबल करना चाहेगी कि किस हद तक हम जो है। वो तो कह रहे हैं हम न्यूट्रल है, हम ना घसीटे सियासत के अंदर, फजूल में न्यूट्रल तो पाकिस्तान में कोई चीज नहीं होती, लेकिन वो नहीं आना चाह रहे सियासत में, एक मौका मिला है सियासतदानों को पनपने का, क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? कह रहा है आप क्यों कह रही हैं कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहते? वो रिजीम चेंज जो सारा का सारा हुआ है, आपने जावेद लतीफ का बयान नहीं सुना, आपने खुर्रम दस्तगीर का बयान नहीं सुना, आपने ख्वाजा आसिफ को नहीं सुना। हम तो हुकूमत करना ही नहीं चाहते थे, हम तो तरीके बोल रहे हैं, मतलब सलमान आबिद साहब वो लोग किसी ने हम पे जबरदस्ती हम पे आर यू सेइंग कि वो बोल रहे हैं कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, हमें सियासत में ना घसीटा जाए, तो वो झूठ बोल रहे हैं? देखिए कहना एक और चीज है, नजर आना एक और चीज है। जब आप चीजों को कहेंगे और वो नजर आएंगी ना तो फिर लोग उसके ऊपर यकीन करेंगे। हमारे यहाँ तो मसला ये है कि कहता कुछ और है, नजर हमें कुछ और आ रहा होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो सारे स्टेक होल्डर हैं, और जैसे भी जनरल साहब ने एक बात की है कि एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है वो बननी चाहिए अगर आप बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर एक रेड लाइन कराए ना कि आपकी जो इंटरवेंशन है वो नेशनल सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट तक होगी। चलिए ठीक है, आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक राइट नाउ सलमान आबिद साहब, उसके बाद फिर बात करेंगे कि अल्टीमेटली एक अवाम जिसको ये भी नहीं पता कि उनके राइट्स के लिए क्या कवानीन हैं, वो अवाम किस तरीके से वो प्रेशर एग्जर्ट करे, जो कि हमें बाहर के ममालिक में नज़र आती है कि अगर ज़रा सी गड़बड़ होती है तो हल्के के अवाम अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास पहुंच जाते हैं, उसके दफ्तर में जाके बैठ जाते हैं कि ये वाला काम नहीं हुआ, ये वाला काम करके दो। ये कैसे किया जाए? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट मौजू के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि सियासत की ही सेज शी सेज, उसने ये कहा, इसने ये कहा, ये हो गया, वो हो गया से बालातर है। और वो डिस्कशन ऑब्वियसली इस बात पे कि क्या हम डेमोक्रेसी बन भी सके या नहीं बन सके, कानून की बालादस्ती की बात करते हुए कानून की बालादस्ती की या नहीं की, आइन को मुकद्दम जानते हुए आइन का नूर मुकद्दम वाला हाल तो नहीं कर दिया। हैदर, अब सवाल ये आता है कि एक बहुत बड़ी ताकत, और ये तमाम ताकत का मजहर होते हैं अवाम, सेंटर ऑफ द ऑल पॉलिसीज अवाम होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल ये है कि हर बार अवाम का दिया हुआ मैंडेट के ऊपर सवालात उठ जाते हैं, और फिर वो बात आती है कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के भी ख़िलाफ़ है, ये तो इलेक्शन के एक्ट के भी ख़िलाफ़ है, ये वाली बात तो वैसे मॉरल्स के भी ख़िलाफ़ है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना भी लिखा होता तब भी ये मॉरल्स के ख़िलाफ़ होती बात। क्या अवाम कोई इस तरह का प्रेशर एग्जर्ट कर सकते हैं कि ये मामलात रुक पाए? देखिए, अवाम ही है एक्चुअली जो ये प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है। अवाम ही एक ताकत है जिसकी इस्टेब्लिशमेंट भी सुनती है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट किसी पार्टी की सुनती है तो वो अवामी प्रेशर की वजह से ही सुनती है। तो मेरे ख्याल से अवाम का रोल बिल्कुल है, ताकत का सरचश्मा सिर्फ अवाम को होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे मुल्क में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अवाम की कोई से ना हो। कम से कम इज्तिमाई तौर पे एक प्रेशर ग्रुप की हैसियत तो आप कम से कम हमारे अवाम को देंगे इन बदतरीन हालात में भी। तो मेरे ख्याल से अवाम का रोल बिल्कुल है, और मेरे ख्याल से अवाम की एजुकेशन जो है वो मज़ीद जो है वो सिलसिला ज़रूर जारी होना चाहिए कि वो एक सही इंफॉर्मेशन पे
और बेहतर समझदारी के साथ अपने फैसले कर सकें, इस आगाही और इस माइंडफुलनेस और इस अवेयरनेस के साथ कि ये जो इश्यूज हैं ये किस तरह उनकी डे टू डे लाइफ से जुड़ते हैं। बिजली की कीमतें जो हैं और कमोडिटीज़ की कीमतें जो हैं वो सब जुड़ती हैं। हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, अगर आइन जो है वो फॉलो नहीं होता, अगर कवानीन जो हैं वो फॉलो नहीं होते, अगर पार्लियामान अपना काम नहीं करता, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं और ये सारा मसला बिलाखिर अवाम का है। और मेरे ख्याल से हमारे अवाम जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की अवेयरनेस ज़रूर बढ़ रही है और आई थिंक वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि अवाम जो है ये मामलात कुछ हद तक मज़ीद अपने हाथ में लेंगे और ये बेदारी जो है ये मेरे ख्याल से सोशल मीडिया की वजह से और जो मेरे ख्याल से अब क्योंकि बहुत सारे इश्यूज मुंह पे आ गए, मईशत का जो हाल है वगैरह, तो आवाम को कहीं ना कहीं ये मामलात में जो है एक ग्रेटर स्टेक होल्डर के तौर पे सामने ज़रूर मैं देख रहा हूँ कुछ अरसे में, इवन इफ नॉट द ओनली स्टेक होल्डर विच इज़ हाउ इट शुड बी। बस ऐसा ना हो कि ये बेदारी या तो गलत सिमत में चली जाए या बेदारी बेजारी के अंदर मुंतकिल हो जाए। ये भी हो सकता है जी, ये भी हो एग्जैक्टली, सकता है और ये होता है। there's a massive chance कि एक सिमत में चल रहे हैं, डी ट्रैक ही ना हो जाए कहीं, या अभी डी ट्रैक ना चल रहे हो, सही सिमत से दूर ना हो। लेकिन जल साहब, एक चीज़ जो कि हमें नज़र आती है वो ये कि हर हुकूमत आती है, चाहे पीपीपी, पीएमएलएन, पीटीआई, आके प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रही होती हैं, कमोडिटी प्राइसेस, महंगाई भी चल रही होती है, हर कोई मीडिया पे भी कदगने लगाने की कोशिश कर रहा होता है, हर कोई ज़बानें भी बंद करने की कोशिश कर रहा होता है और अवाम को रोज़गार के एक टेंशन में डाल दिया जाता है हर गवर्नमेंट की तरफ से। वो कहते हैं तुझसे भी दिल फरेब है गम रोज़गार के। तो ये जो हैदर अभी बात कर रहे थे कि अवाम को अपनी डिमांड्स की एक सिमत रखनी चाहिए, सियासत से बालातर होकर सिमत रखनी चाहिए, ये सिमत तो तब रखी जाएंगी ना जब ये रोज़गार और ये सेफ्टी और ये सिक्योरिटी के इश्यूज़ और इस तरह की टेंशन से ज़रा दूर जाएंगे। दो तीन चीजें इनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। नंबर वन ये है कि हमें अपने सिस्टम में नजरिया जरूरत को दफन करना पड़ेगा एंड वी शुड कॉल अ स्पेड। नंबर टू ये है कि जैसे हैदर ने कहा है, मैं एग्री करता हूँ, बड़े अरसे से मैं कह रहा हूँ कि आवाम से बेहतर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकता, ना इस्टेब्लिशमेंट, ना नैब, ना अदालतें, अनलेस आवाम रियलाइज करें कि उनके क्या हकूक है, उन्होंने अपनी लीडरशिप से क्या डिमांड करना है, तो ये लीडरशिप वो कुछ ही डिलीवर करेगी जो कि हमारी आवाम डिमांड करेगी। अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने पिछले आंसर में ये जिक्र किया है कि एक सिटिंग एमएनए पीटीआई के मेरे से पूछते हैं कि कौन इन चीज़ों को ठीक करेगा। हर लेवल पे ये सोच है कि मुझे कोई कुर्बानी ना देनी पड़े, कोई और आके इसको ठीक कर दे, इस्टेब्लिशमेंट इसको ठीक कर दे, अदालतें इसको ठीक कर दे, अमेरिका आके ठीक कर दे, कोई और फ्रेंडली कंट्री आके ठीक कर दे। ऐसा नहीं होना। जब तक हमें खुद एहसास नहीं होता कि हमारे फाउंडिंग फादर्स ने हमें क्या कहा था, उनकी क्या डायरेक्शन थी, जब तक हम पाकिस्तान को सबसे टॉप पे नहीं रखते और अपनी नाक से आगे देखना नहीं शुरू करते, तो कोई भी सिस्टम आप ले आए वो कामयाबी से जो है ना वो हमकनार नहीं होगा। सेकेंडली ये है कि हमारी सोसाइटी में ड्यू टू प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, जो लंबा अर्सा कॉन्फ्लिक्ट रहा है, इससे हमारे एथिक्स, हमारी वैल्यूज, हमारी मोरालिटी वो बहुत बुरी तरीके से एरोड हुई है। सम और द अदर हमारी लीडरशिप ने उन सारी चीज़ों को वापस लाना है। जब वो खुद ये सारा कुछ तय करेंगे तो आवाम में भी ये चीज़ें वापस आएंगी कि हमने बुरे को बुरा कहना है और सही को सही कहना है। सही, ठीक है। अच्छा सलमान आबिद साहब, आपने ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़ा था कि ये बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा, आपकी नज़र में कौन डालेगा, क्या आवाम या किसी और चीज़ का इंतजार करें? देखिए, बुनियादी तौर पे जो अभी हैदर साहब ने भी पॉइंट उठाया और आपने भी उठाया, आवाम तो एक प्रेशर डाल सकती है, लेकिन आवाम के इस प्रेशर को और एक डायरेक्शन देने के लिए बुनियादी तौर पे ओपिनियन मेकर जो है वो एक रोल प्ले करते हैं ताकि जो सिमत है वो दुरुस्त तरीके से चले और हम इनकी जो वेव है उसको एक दुरुस्त तरीके से लेके चलें। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो हमारे ओपिनियन मेकर हैं वो खुद पार्टीजन बहुत ज्यादा बन गए हैं। अब आप यदि हैदर साहब ने मीडिया की बात की है तो आप चैनल का नाम लें, एंकर्स का नाम लें, तज्जियाकार का नाम लें, आपको पहले पता चल जाएगा उसके कौन सी टोपी पहनी हुई है और वो किस पोजीशन के ऊपर रख के बैठा हुआ है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में अपना नैरेटिव बिल्ड करना है। तो हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल्स भी अनफॉर्चुनेटली एक पॉलिटिकल डिवीजन का शिकार हो चुके हैं। हमारे लीगल कम्युनिटीज के इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी आप देख लीजिए। प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रहा है कि जो डायरेक्शन है ना वो उस तरह से नजर नहीं आ रही कि जी हम वाकई पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि हमारे यहाँ जो फैसला करने वाले हैं और जो फैसलों पे दबाव बढ़ाकर फैसलों को तब्दील करने वाले हैं वो सब के सब पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं। हम पार्ट ऑफ द रेजोल्यूशन नहीं है।
इसलिए जब वो मैं कहता हूँ ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, तो हम बड़े रवायती तरीके से कभी कहते हैं जी पार्लियामेंट कर लेगी, सियासी जमातें कर लेंगी, इस्टेब्लिशमेंट कर लेगी, लीगल अदालतें कर लेंगी। लेकिन अगर हम सबको जब मजमूई तौर पे देखें, अगर इनको इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में देखने की कोशिश करें, तो लगता है ये तो खुद एक फरीक बन चुके हैं पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर। और जब वो फरीक बन चुके हैं तो उन्होंने गुड एंड बैड के कॉन्टेक्स्ट में अपना एक नैरेटिव बिल्ड कर लिया है। वो लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, तो चीजें बन गई हैं। तो इसलिए मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक नए फ्रेमवर्क की जरूरत है, और बैठ के आपके तमाम स्टेक होल्डर को बैठ के बात करनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर हम इसी तरीके से ट्रेडिशनल देयर इज नो अदर वे सलमान आबिद साहब, सारे स्टेक होल्डर्स का शामिल हो के कोई रेजोल्यूशन की तरफ आना, यही एक सोल्यूशन है। सलमान आबिद साहब थैंक यू वेरी मच। हैदर वहीद साहब बहुत शुक्रिया। जनरल समरेज सालिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। नाज़रीन, बड़ा आसान है यहाँ स्टूडियो में दो लोगों को बिठाकर लड़वा लेना और उसने ये कहा इसने ये कहा कि प्रोग्राम कर लेना, लेकिन बड़ा मुश्किल है इस गहराई में जाना कि हमारे यहाँ कानूनी तौर पर, और ये जो सारे के सारे मसाइल की जड़ है, जो कानून को अबाइड बाय ना करना है, वो क्यों है, इसकी वजह क्या है और इसका हल क्या है। इसीलिए आज आपके सामने ये प्रोग्राम पेश किया। आई होप दिस गिव्स यू सम फूड फॉर थॉट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर।